हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय छात्रों, मैं विकी राय आप सबका आज के इस क्लास में हार्दिक खैर मकदम कर रहा हूँ। लिटरेचर की दुनिया में आज हम आपको सैर कराने के लिए ले चल रहे हैं। व्याकरण की दुनिया से थोड़ा सा दूर अपने मन को निकाल कर आप खो जाइए साहित्य की दुनिया में। आज एक ऐसी कहानी से आप रूबरू होंगे जिस कहानी में सामंतशाही सोच के खिलाफ कटाक्ष किया गया। हिंदी साहित्य के महान कथाकार यशपाल जी की लिखित यह कहानी लखनवी अंदाज सामंतशाही सोच पर एक करारा प्रहार करती है। लेखक ने इस कहानी में सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हुए इस कहानी को लिखा है। उन्होंने कहा है कि सामंती वर्ग पर उन्होंने ये कहा है कि सामंती सोच रखने वाले वास्तविकता से बेखबर बनावटी जीवन शैली जीने के आदी हैं। वे यथार्थ से दूर रहकर, अर्थात सामंतशाही सोच वाले यथार्थ से दूर रहकर बनावटी जीवन शैली जीने के आदी होते हैं और अपनी झूठी शानो शौकत का दिखावा करने में अपनी शान समझते हैं। आप अपने इस देश में लखनऊ, जो आपके प्रदेश की राजधानी है, को नवाबी शहरों का शहर इस रूप में जानते हैं। अर्थात वहाँ पर रहने वाले लोग नवाबी शानो शौकत के होते हैं। उनके रहने का ढंग, उनके खाने का ढंग बड़ा निराला होता है। एक अपर क्लास का जीवन वो जीते हैं। इसीलिए नवाबी शानो शौकत के लिए यदि दुनिया में कोई जगह जानी जाती है तो वो लखनऊ है। शायद इसीलिए इस चैप्टर में लेखक ने इस चैप्टर का नाम लखनवी अंदाज लिखा है, क्योंकि उनका सामना एक ऐसे शख्स से पड़ा है जो लखनवी अंदाज का एक मूर्त रूप है। आइए इस कहानी की तरफ चलते हैं। लेखक यशपाल जी एक दिन यात्रा पर थे। जिस शहर में वो रहते थे उस शहर के केंद्रस्थ स्टेशन से एक ट्रेन जाती थी किसी दूसरे शहर। उस ट्रेन से उन्होंने जाने का निर्णय किया और स्टेशन पर जाते हैं। वह सेकंड क्लास के डिब्बे का एक टिकट लेते हैं। जिस समय की ये कहानी लिखी गई है उस समय ट्रेनों में 3 प्रकार के डिब्बे होते थे मात्र, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बड़े घराने के लोग या राजनीतिज्ञ लोग, धनिक वर्ग के लोग सफर करते थे। सेकंड क्लास के डिब्बे में भी पैसे अधिक ही लगते थे, फिर भी धनिक वर्ग के लोग
सेकंड क्लास के डिब्बे में भी यात्रा करते थे, और जो गरीब तबका होता था वो थर्ड क्लास के डिब्बे में यात्रा करता था। लेखक ने यात्रा करने का जब निर्णय लिया तो उसने सेकंड क्लास का टिकट लिया। सेकंड क्लास का टिकट लेते समय उसके दिमाग में दो सोच थे। पहली सोच कि उसे दूर तक नहीं जाना था, और दूसरी सोच कि सेकंड क्लास के डिब्बे में भीड़ नहीं होती, इक्का दुक्का लोग ही, अरे जिसके पास पैसा होगा वही बैठेगा ना, तो इक्का दुक्का लोग ही बैठेंगे, इसलिए वो बड़े आराम से डिब्बे में खिड़की के पास एकांत में बैठकर बाहर के प्राकृतिक दृश्यों का नजारा ले सकेगा और कल्पना की दुनिया में घूमते हुए वह कोई कहानी रच सकेगा। ये सोच करके लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट लिया। ट्रेन छूटने वाली थी, ट्रेन छूटने वाली थी नहीं बल्कि छूट गई, छूट रही है। ट्रेन चलने लगी। प्लेटफार्म से दौड़ करके लेखक सेकंड क्लास का टिकट, प्लेटफार्म से दौड़ करके लेखक सेकंड क्लास का टिकट लेता है और सेकंड क्लास का टिकट लेकर के प्लेटफार्म से दौड़कर लेखक एक छोटे से डिब्बे में, एक छोटे से खाली डिब्बे में सवार होता है। उसे लगता है कि जैसे इस डिब्बे में वो चढ़ा, जिस डिब्बे में वह डिब्बा निर्जन होगा, निर्जन है, उसमें कोई सवार नहीं। यह सोच करके वह उस डिब्बे में सवार होगा। डिब्बा निर्जन है, चलो बड़ा आनंद आया, अकेले बैठ करके बड़े आराम से कल्पना की दुनिया में जाते हुए हम अपनी कहानी लिख सके। जब वह उस डिब्बे में बैठ गया, जब वह डिब्बे के अंदर घुसा तो देखता क्या है कि जो उसने अनुमान लगाया था, अनुमान की प्रतिकूल बात निकल गई। अर्थात जो उसने सोच रखा था कि डिब्बा निर्जन होगा, डिब्बा निर्जन नहीं था। उस डिब्बे में पहले से ही एक लखनवी अंदाज के नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन पालथी मार करके आराम से एक बर्थ पर बैठे हुए थे और उनके ठीक सामने एक तौलिए पर सजा करके दो ताजे चिकने खीरे रखे हुए थे। लेखक जब उनके सामने पहुंचा तो लेखक को लगा कि सामने वाला संगत के लिए कोई उत्साह नहीं दिखलाया। लगे सोचने कि अमूमन उसे संगत के लिए उत्साह दिखलाना चाहिए था। क्यों दिखलाना चाहिए? क्योंकि सामने जिसके वो बैठा हुआ है, जो सामने बैठा हुआ है वो अकेला है, डिब्बे में अकेला था। उसे तो खुश होना चाहिए कि चलो अब तो यात्रा और आसानी से कट जाएगी क्योंकि इस डिब्बे में एक और यात्री आ गए। लेकिन उसे खुश होने की जगह उसके चेहरे पर असंतोष की रेखाएं दिखलाई पड़ रही हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस नवाबी नस्लियत के जो ये साहब बैठे हुए हैं, इन्हें मेरा इस डिब्बे में आना अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए तो हमसे नहीं बोल रहे हैं। लेखक भी नहीं बोला, लेखक ये आगे लिख रहा है अपनी कहानी में कि हम भी उनके सामने की सीट पर
आत्मसम्मान के भाव में चुपचाप अपनी आंखें चुरा करके बैठ गए। चलो तुम नहीं बोलोगे तो मैं नहीं बोलूंगा। फर्ज तो तुम्हारा बनता था कि तुम हमसे बोलते, तुम हमसे कुछ कहते कि चलो बड़ी खुशी हुई, प्रणाम, नमस्कार, आइए बैठिए जनाब। लेकिन साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं तो हम काहे को बोलेंगे? यदि हम बोलते हैं तो इसको ये लगेगा कि चलो ये गर्जू टाइप का आदमी, हमारे आत्मसम्मान को कुछ ठेस लगेगी। इस बात को सोच करके लेखक उस नवाबी नस्ल के उस सफेद को सज्जन से अर्थात नवाब साहब से बात करना पसंद नहीं करते। सीट पर बैठ गए, लेखक अपनी सीट पर बैठ गया, नवाब साहब उसके सामने वाली सीट पर बैठे हुए हैं, खीरा सजा करके रखा हुआ है। न नवाब साहब बोल रहे हैं न लेखक साहब बोल रहे हैं, खाली दिमाग शैतान का घर। और यदि वो लेखक हो, कहानीकार हो, काव्य रचना करने वाला कवि हो तो उसका समय तो कुछ पास हो जाता है। कैसे पास होता है? क्योंकि खाली बैठे कल्पना करते रहना लेखकों की एक पुरानी आदत होती है। कल्पना करते जाते हैं, कल्पना की दुनिया में कोई कहानी बनती चली जाती है। कहानी को लिखने के लिए कोई यथार्थ की दुनिया ही नहीं होती। कल्पना की दुनिया में खो करके भी इंसान कोई कहानी लिख सकता है। विभिन्न घटनाओं या पात्रों को सोच करके भी कहानी लिखी जाती है, वो यथार्थ की दुनिया की होती है। लेकिन कल्पना की दुनिया में खो करके भी कहानी लिखी जा सकती है। इस बात को महान कथाकार यशपाल जी ने सिद्ध किया। इसीलिए कोई भी लेखक जो महान उपन्यासकार या महान कहानीकार रहा है, कोई जरूरी नहीं कि उसकी घटनाएं सत्य पर आधारित। इसीलिए किसी भी दूरदर्शन पर जो भी सीरियल हम लोग देखते हैं या कोई भी कहानी जो हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सारी की सारी कहानियां सच्ची घटनाओं पर आधारित। कल्पना की दुनिया में जा करके भी कोई भी कहानीकार, कोई भी उपन्यासकार अपनी कहानियों की रचना कर सकता है। खाली समय को भी वो कल्पना की दुनिया में ही जीता है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। बैठ गए, अब कैसे चैन से रहेंगे। सोचने लगे कि शायद नवाब जी को अच्छा नहीं लगा मेरा यहाँ। वो खाली चुपचाप बैठे रहे थे, अपने जीवन की लुत्फ, अपना जीवन का लुत्फ ले रहे थे और संकोच उन्हें लग रहा है। असुविधा हमें यहाँ देख करके उन्हें असुविधा हो रही है। और नवाबी शान शौकत का इंसान है, भला हमारे सामने खीरा कैसे खाएगा? खीरे जैसी एक छोटी सी वस्तु कैसे खाएगा? शायद इस बात को सोच करके वो हमसे नहीं बोल रहा। हमसे न बोलने का उसका दो कारण मेरी समझ में आ रहा है। सोच रहा है बैठ करके लेखक कि पहली बात कि उसे यहाँ आना थोड़ा इसलिए अच्छा नहीं लगा कि दाल भात में मूसल चंद बन करके कैसे इस डिब्बे में घुस गया। शाम से बैठे हुए थे अकेले। शहर की लखनऊ का नवाब सेकंड क्लास के डिब्बे में यात्रा कर रहा है, जबकि उसे फर्स्ट क्लास के डिब्बे में यात्रा करनी चाहिए थी। वो सेकंड क्लास के डिब्बे में यात्रा कर रहा है, ये बात है। और दूसरी बात ये है कि वो सेकंड क्लास के डिब्बे में यात्रा कर रहा है, उसे नहीं करनी चाहिए। और इस बात को वो सोच रहा है और इस बात को सोच करके वो फिर वो नाराज हो रहा है। और दूसरी बात कि वो क्या कर रहा है कि वो ये सोच रहा है कि यार ये खीरा जो मैंने रखा था खाने के लिए, लग रहा है कि अब मैं खीरा भी नहीं खा पाऊंगा। उसे मेरे सामने खीरा खाना भी, क्योंकि नवाब साहब की नवाबियत है, कैसे खीरा खाएंगे सामने, शायद वो इसीलिए नाराज हो रहा है।
इन दो बातों का अनुमान लगा रहा है लेखक, बैठे बैठे सोच रहा है। नवाब साहब ये सोच रहे हैं लेखक जसपाल जी कि नवाब साहब शायद बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में ये सेकंड क्लास का टिकट लिए होंगे कि चलो चुपचाप अकेले सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठ जाएंगे, फर्स्ट क्लास से थोड़ा मुझे कम भी देना पड़ेगा और सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठेंगे, कोई मुझे देखेगा भी नहीं, हमारी नवाबियत भी चल जाएगी और आराम से हम अपनी यात्रा भी कर लेंगे, पैसा भी बचा लेंगे। फर्स्ट क्लास के डिब्बे से कम पैसा लगेगा तो पैसा भी बचा लेंगे, हमारी नवाबी नस्लियत भी रह जाएगी, सेकंड क्लास के डिब्बे में अकेले यात्रा भी कर लेंगे। शायद ये सोच करके सेकंड क्लास का टिकट ले लिए और इसीलिए इनको अच्छा नहीं लग रहा कि सब शहर का और कोई सफेदपोश अर्थात कोई सज्जन व्यक्ति और आकर के यहाँ पर बैठ गया, मुझको देख लिया सेकंड क्लास के डिब्बे में, अरे नवाब साहब सेकंड क्लास के डिब्बे में, इन्हें तो फर्स्ट क्लास के डिब्बे में होना चाहिए था। शायद इसलिए इनको अच्छा नहीं लग रहा। दूसरी बात, अकेले सफर कर रहे थे, सोचे कि सफर कैसे कटेगा, तो इसीलिए इन्होंने दो ये खीरे ले लिए कि चलो धीरे धीरे खाते रहेंगे, सफर का लुत्फ भी लेते रहेंगे, खीरा भी खाते रहेंगे, आनंद भी लेते रहेंगे। क्या जानते थे कि कोई और सज्जन साहब टपक जाएंगे और अचानक मैं यहाँ सफेद वो सज्जन टपक गया। अब शायद ये भी बात इनको अच्छी नहीं लग रही क्योंकि नवाब साहब खीरा कैसे खाएं सामने, मामला यहाँ गड़बड़ हो रहा है, साधारण इंसान तो है नहीं, नवाब साहब दूसरे के सामने खीरा खाएं, एक छोटी सी चीज। अरे उन्हें तो बेशकीमती चीज खाने चाहिए थे, सूखे मेवे खाने चाहिए थे और बड़ी सारी चीजें खानी चाहिए थी, तब तो नवाबियत चलती। अब शायद सोच रहे हैं कि शायद इस कारण यही दो कारण है कि एक तो मैंने इनको देख लिया सेकंड क्लास के डिब्बे में यात्रा कर, दूसरी मेरे सामने खीरा नहीं खा पाएंगे, इस कारण से इनके चेहरे पर असंतोष की रेखाएं खिंची हुई हैं और ये हमसे बात नहीं करना चाह रहे हैं। चलो ठीक है, मत बात करो। लेखक इन दोनों कारणों को सोच करके चुपचाप अपनी सीट पर बैठा हुआ है उनके सामने और दूसरे सामने नवाब साहब भी चुपचाप बैठे हुए हैं। कनखियों से धीरे धीरे बार नवाब साहब की प्रतिक्रिया को देख रहा है लेखक। नवाब साहब कुछ देर खिड़की के बाहर गौर करके दृश्य को देखते रहे, कुछ बोल नहीं रहे। कुछ देर बाद ऐसे लगा कि नवाब साहब सो करके जगे। आधा वर्ष जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे, कुछ देर बाद बोलना। आधा बार नमस्कार किए और कहे खीरे का शौक फरमाएंगे। आश्चर्य, घोरा सच, इतनी देर तक क्या मेरे डिब्बे में आने का अनुमान इस साहब को नहीं रहा होगा? अवश्य रहा होगा। इन्होंने देखा भी होगा, देखा भी था, लेकिन उन्होंने उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं की, संगत का कोई साथ नहीं दिया और इतनी देर बाद अब ये हमसे आदावर्ज बोल रहे हैं, हमसे खीरे का शौक पूछ रहे हैं, खीरा खाते हैं इतना दीजिए। वाह रे वाह, सहसा भाव परिवर्तन लेखक को अच्छा नहीं लगा। भाप लिया साहब को अंदर अंदर, कुछ सोचा होगा, शराफत का गुमान रखने के लिए हमने मामूली लोगों की, हर मामूली लोग समझ करके ये पूछ लिए, नमस्कार कर लिए कि चलो इतनी देर बाद ही यदि इससे पूछ लिए तो ये खुश हो जाएगा। शायद इस बात को सोच करके इतनी देर बाद ये हमको नमस्कार बोल रहे हैं। मैंने कहा अरे शुक्रिया, किबला शौक फरमाएंगे। नहीं नहीं, आप ही शौक को फरमाएंगे, किबला शौक क्या मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ये शौक अच्छा नहीं, अर्थात मैं खीरा खाना पसंद नहीं करता।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस शौक के लिए हमसे बात की, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कह करके अपनी वाणी को विराम देते हैं और ये कह करके बात आगे बढ़े कि आगे की बातों को के लिए फिर हम आपसे कल मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।